नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं कुलदीप सिंह राणा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सोशल साइंस स्टैंडर्ड 10 चैप्टर फर्स्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया में आज हम पार्ट 3 में आगे की बात करेंगे। नेचुरल हेरिटेज के बारे में जो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा, आज हम उसके नेचुरल हेरिटेज के टाइप्स देखेंगे। नेचुरल हेरिटेज में लैंडस्केप आता है, रिवर्स, वेजिटेशंस एंड वाइल्ड एनिमल्स। उसमें सबसे पहले हम लैंडस्केप की बात करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इंडिया का जो लैंड एरिया है वो डिफरेंट टाइप्स के लैंड के शेप बनाते हैं, और इस तरह से जो लैंड का शेप बनता है उससे डिफरेंट टाइप्स के लैंडस्केप बनते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप्स के भूमि का दृश्य खड़ा होता है। लैंडस्केप का मतलब है भूमि का दृश्य खड़ा होना, डिफरेंट टाइप्स के। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं हिमालय माउंटेन रेंज की बात करता हूँ। अभी हिमालय माउंटेन रेंज आपको खाली बोलने में बहुत इजी लगा भाई, हिमालय माउंटेन रेंज, पर यही हिमालय माउंटेन रेंज डिफरेंट टाइप्स के लैंडस्केप बनाता है। उसके एग्जाम्पल में तौर पे बताता हूँ, जैसे कि हिमालय माउंटेन रेंज से बिग रिवर डेवलप होती है, जैसे गंगा है, सिंधु है, वो हिमालय माउंटेन रेंज से ही आती है। हिमालय माउंटेन रेंज के वैली एरिया में बिग फॉरेस्ट रेंज एरिया पड़ता है, तो एक वहाँ पे भी एक डिफरेंट लैंडस्केप बनता है। हिमालय माउंटेन रेंज एरिया में ही स्नो होता है, तो वहाँ पे स्नो माउंटेन होते हैं, तो डिफरेंट टाइप का लैंडस्केप डेवलप हुआ। हिमालय माउंटेन रेंज में ही डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, बर्ड्स और वेजिटेशन होते हैं, तो इस डिफरेंट टाइप्स का लैंडस्केप डेवलप हुआ। हिमालय माउंटेन रेंज में ही रिलीजियस प्लेस जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, ऐसे वैष्णो देवी, ये सब यात्रा यानी कि ये सब रिलीजियस प्लेस होते हैं। तो इस तरह से हिमालय माउंटेन रेंज वो एक रेंज है, बट डिफरेंट टाइप्स के लैंडस्केप बनाता है। तो यही तो हमारा हेरिटेज हुआ कि हम जहाँ रहते हैं, जिस लैंडस्केप एरिया में, जिस लैंड सेफ एरिया में हम रहते हैं, वहाँ पे हमारा हेरिटेज जुड़ा हुआ होता है। तो हम सबसे कनेक्टेड हैं। हिमालय माउंटेन रेंज में रहने वाले ह्यूमन बींग्स तो वहाँ के वो हेरिटेज से कनेक्टेड है, वहाँ के कल्चर से कनेक्टेड है। तो नेचुरल हेरिटेज में लैंडस्केप का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब हम रिवर के बारे में बात करेंगे। रिवर भी नेचुरल हेरिटेज में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उसका रहा है। रिवर नेचुरल वेव के तौर पे एंशिएंट टाइम पे काम करती थी। रिवर बैंक एरिया में बड़ी सी सिविलाइजेशन इंडिया में डेवलप हुई थी एंशिएंट टाइम में, जैसे सिंधु रिवर बैंक एरिया है, रावी रिवर बैंक एरिया है, वहाँ पे पूरी सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी एंशिएंट टाइम में। तो रिवर का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। हमारा जो कल्चर जो एंशिएंट में डेवलप हुआ था वो भी रिवर बैंक एरिया में ही डेवलप हुआ था। सिंधु, रावी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ये सारे रिवर बैंक एरिया में हमारा कल्चर जो है, यानी हमारी जो संस्कृति है, वो पूरी तरह से डेवलप हुई थी। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूँ। एंशिएंट टाइम में कोई पाइपलाइन सिस्टम नहीं थी पानी की, कोई किसी भी तरह की वेल सिस्टम नहीं थी, किसी भी टाइप्स की अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम नहीं थी। तो स्वाभाविक है कि पीपल्स को पानी चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए भी पानी चाहिए, किसी भी तरीके के लिए पानी चाहिए, तो उसको कंपलसरी रिवर बैंक एरिया में ही रहना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो रिवर बैंक एरिया में ही पूरे सोसाइटी, पूरा जो संस्कृति है हमारी वहीं पे डेवलप हुई थी। यानी कि देखिए तो हमारी जो पूरी सभ्यता है वो रिवर बैंक एरिया में ही आगे बढ़ी थी। तो रिवर बैंक एरिया के हमारा जो एंशिएंट में हमारे जो फॉर फादर, उसकी जो पूरी सिविलाइजेशन रिवर बैंक एरिया में डेवलप हुई थी, तो आज भी हम रिवर का हम किसी ना किसी तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा फॉर फादर रिवर बैंक एरिया में रिवर का पीने का पानी के लिए, या इरिगेशन सिस्टम के लिए, या फिर जो एनिमल हस्बेंड्री थी उसके लिए जो रिवर का पानी का यूज़ करते थे, तो आज भी हम रिवर का पानी का यूज़ करते ही है। यानी जो फॉर फादर करते थे वो हम भी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हेरिटेज। जो यही तो हमारा नेचुरल हेरिटेज हुआ।
तो विद्यार्थी मित्रों, आज भी रिवर का देखो, इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर इरिगेशन सिस्टम हो या फिर इंडस्ट्री डेवलप के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो सब में आज भी रिवर का इतना ही इम्पोर्टेंस है। बट उसके अलावा इंटरनल ट्रेडिंग में भी रिवर बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो रिवर बैंक एरिया के साथ आज भी कई सारे सिटी डेवलप हुई है। करंट में रिवर एक नेचुरल ब्यूटी डेवलप करता है, वहाँ पे नए नए कल्चर आए और नए नए कल्चर वहाँ पे डेवलप हुए। तो रिवर बैंक एरिया का कंट्रीब्यूशन जो पहले थे वो आज भी है। तो आज उस रिवर को हम क्या कहते हैं? लोक माता। रिवर को पब्लिक लोक माता कहती है, माता के नाम से संबोधन करती है। हम आज भी गंगा को माँ कहते हैं, सिंधु को माँ कहते हैं, नर्मदा माँ कहते हैं, सरस्वती रिवर को माँ कहते हैं। तो रिवर को लोक माता का दर्जा दिया गया है। तो रिवर भी हमारे नेचुरल हेरिटेज में बहुत बड़ा उसका योगदान रहा है। नेचुरल हेरिटेज में वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे। वेजिटेशन की बात करें तो एंशियंट टाइम में जो ट्राइबल्स पीपल्स थे, वह लोग वेजिटेशन पे ही डिपेंडेबल थे। दोस्तों, ट्राइबल्स टाइम पीरियड से लेके आज का जो करंट ह्यूमन है, तो उस टाइम में भी वो वेजिटेशन का यूज़ कर रहा था, आज भी हम वेजिटेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो हुआ ना हेरिटेज। तो एंशियंट टाइम से ही वेजिटेशन का यूज़ होता आ रहा है। और एंशियंट टाइम में जो ट्राइबल थे वो तो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा लव करते थे। उनका ट्री लव, फ्लावर के प्रति जो उनका लव था वो, और डिफरेंट जो प्लांट्स थे उसके प्रति उनका जो रिस्पेक्ट था वो देखने लायक था। इतना ही नहीं, आज भी हम वर्ड, पीपल और तुलसी जैसे ट्री और प्लांट्स की हम वर्शिप करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो फॉरफादर करते थे, आज भी हम कर रहे हैं। यानी कि ये हेरिटेज, इसको ही बोलते हैं नेचुरल हेरिटेज। उसके अलावा जो वेजिटेशन है वो ह्यूमन हो या एनिमल्स हो या एनिमल हस्बेंड्री हो, बर्ड्स हो, सबके लिए खुराक के लिए वेजिटेशन पे ही हम सब डिपेंडेबल हैं। ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स, कोई भी, सबको फूड के लिए क्या चाहिए? वेजिटेशन ही चाहिए। तो वेजिटेशन का इम्पोर्टेंस नेचुरल में बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा वेजिटेशन हमें आयुर्वेदास हर्बल प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि आंवला, निसगिंदा, हरड़े, शंखावली, सिंकोना, ये सारे जो सर्पगंधा, ये सारे जो वेजिटेशन है वो आयुर्वेदा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो वेजिटेशन का इम्पोर्टेंस के साथ हम ये भी समझे कि फ्लावर जो है, फ्लावर में रोज़ है, मोगरा है, तो ये जो सारे फ्लावर है वो हमें खुशबू प्रदान करता है। उसके अलावा हमारे कल्चर को भी उन्होंने खुशबू प्रदान की है हमारे कल्चर को डेवलप करने में। तो वेजिटेशन का भी बहुत बड़ा रोल मॉडल हमारे नेचुरल हेरिटेज में रहा है। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो जिस तरह से हम नेचर को लव करते हैं, इसी तरह वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को भी हम इतना ही रिस्पेक्ट और लव करते हैं। हमारे जो फॉरफादर और जो ट्राइबल्स जो थे, ट्राइब्स, वो लोग एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा चाहते थे, एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा लव करते थे, उनसे जुड़े हुए थे। और आज भी देखें तो आज भी हम एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, लायंस, एलिफेंट, चित्तल, डियर, रैबिट, स्नैक एक्सेट्रा वो इंडिया के एनिमल्स के तौर पे एंशिएंट से जाने जाते हैं। हम बात करें तो वर्ल्ड में लायन ओनली फॉर एशिया कॉन्टिनेंट्स में इंडिया में गुजरात के गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। और बात करें तो हमारे इंडिया में जो गॉड है, देवी देवता, उनके जो व्हीकल्स है वो भी एनिमल्स है, तो हम उसकी भी पूजा करते हैं, जैसे कि काऊ, लायन, टाइगर्स, क्रोकोडाइल, तो इसकी भी हम वर्शिप करते हैं। तो उसके गॉड के व्हीकल के तौर पे हम देखते हैं, तो हम एनिमल्स को भी वर्शिप के पूजा के तौर पे हम उसको आज भी हम याद करते, पूजा करते हैं उसकी।
नेशनल सिंबल देखो तो नेशनल सिंबल के तौर पे भी एनिमल्स ही है। 4 लायंस वाला जो स्टैचू है वो हमारा नेशनल करेंसी का सिंबल है। तो आज इससे पता चलता है कि इंडिया नेचर को कितना चाहता है। और इतना ही नहीं, इंडिया में एनिमल्स की सिक्योरिटी के लिए स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाए गए हैं और उसके लिए सेंचुरी नेशनल पार्क भी बनाए गए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, नेचुरल हेरिटेज और उसके जो टाइप्स है जैसे कि लैंडस्केप, रिवर्स, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ये सारी बातें यहाँ पे पूरी होती है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं कल्चरल हेरिटेज के बारे में। तो डोंट मिस माय नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।